खबरों को तफसील से जानेंगे। आम इंतखाबात में बीजेपी की जीत के बाद मुल्क भर में जश्न का दौर जारी है। इस दौरान झारखंड के धनबाद के कतरा से झड़प की खबर आ रही है। जीत का जश्न मनाने के दौरान दो ग्रुपों में झड़प हो गई। झड़प कल रात हुई, सुबह पथराव के वाकयात पेश आए। मुश्तइल लोगों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इलाके में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। और वहीं रॉबर्ट वाड्रा की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने दिल्ली हाईकोर्ट से रुजू किया है। रॉबर्ट वाड्रा को निचली अदालत से पेशगी जमानत मिली हुई है। ईडी ने इस पेशगी जमानत को मनसूख कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। ईडी ने अदालत से वाड्रा को हिरासत में दिए जाने का भी मुतालबा किया है। महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को निचली अदालत से मिली जमानत को रद्द करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके रॉबर्ट वाड्रा को निचली अदालत से जो अंतरिम जमानत मिली है उसको रद्द करने की मांग की है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय रॉबर्ट वाड्रा से मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में उनको हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है। हालांकि निचली अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा को अंतरिम जमानत दे रखी थी, जिसको फिलहाल रद्द करने के लिए अब प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। देखना यह होगा कि जब दिल्ली हाईकोर्ट प्रवर्तन निदेशालय की इस याचिका पर सुनवाई करेगा तो क्या रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिलती है या फिर नहीं। कैमरामैन प्रहलाद के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने बीजेपी की कामयाबी पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। असदुद्दीन अवैसी का कहना है कि बीजेपी ने हिंदुत्व और कौम परस्ती के इशू को कैश कर लिया। अवैसी ने कहा कि अब वो अपनी पार्टी का दायरा दीगर रियासतों में बढ़ाएंगे और इलाकाई पार्टियों से भी इत्तेहाद करेंगे। आंध्रा में जीते, वहां पर बीजेपी को पूरी 25 पार्लियामेंट काउंसिल में सिर्फ 10 कितने वोट मिले? 10,000 वोट भी नहीं मिले। हाईएस्ट जो वोट मिले उनको, जहां से पुरंदेश्वरी खड़ी थी, 30,000 वोट मिले। वैसे आप केरला में चले जाइए, जहां पर कांग्रेस है वहां पर उनको कामयाबी मिल रही है। ये बात फैक्ट है, मैं कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए नहीं कह रहा हूं। तो यही तो अब इस देश को मुतबादिल तलाश करना पड़ेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि 2014 में और अब 2019 में फ़र्क ये होगा कि इस बार बीजेपी अपने हिंदू आइडेंटिटी या नेशनलिज्म को सामने रखकर अब जो उन्होंने वादे किए उससे बच पाएंगे या उससे छुपा दे सकते हैं। इस बार उनको काम करना पड़ेगा और इतना बड़ा मैसिव मैंडेट इनको मिला है, इनको बताना पड़ेगा काम करके। नहीं बताएंगे तो फिर देखिए, जब हिंदुस्तान की अवाम इनको आसमान पर लेकर जा रही है तो कल ज़मीन पर भी लाएगी। इस देश ने इंदिरा गांधी के उस दौर को भी देखा जब लोग बोलते थे कि इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा इज़ इंडिया। इस देश ने वो भी देखा, आज भी देख रहे हैं। मगर मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान की इलेक्टोरेट इनसे अब सवालात करेगी और हम बहैसियत अपोजिशन इनसे पूछेंगे, इनको एक्सपोज करेंगे और इनसे पॉइंटेड क्वेश्चन करेंगे। नैरेटिव क्या बन चुका है कि मुसलमान टिकट दिए तो नहीं जीतता। इम्तियाज़ जलील जो आपकी जर्नलिस्ट कम्युनिटी से है, वो इलेक्शन फर्स्ट टाइम लड़े और जीत गए। हमने अलायंस किया हमारे बड़े भाई बाड़ा साहब प्रकाश अम्बेडकर साहब के साथ। तो इसी तरह से हमको आगे बढ़ना है। ये अब इनकी बातों को मैं सुनने वाला नहीं हूं जो कहते थे कि भाई वोट कट जाएंगे, पोलराइजेशन होगा। अरे भाई, सब चीज़ हो चुका है अभी, अब इससे बढ़कर नहीं हो सकता। तब हम रुकने वाले नहीं हैं। आप सही कह रहे हैं, हम अपने संगठन को, अपनी पार्टी के काम को, इलेक्शन जो जहां पर हम नहीं लड़े वहां लड़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अवाम का बेहद शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि वो और उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर की बुनियादी हुकूक की हिफाजत करेंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमारी अवलीन तरजीह होगी कि हम तमाम मज़ाहिब के लोगों को यकजा करें और जम्मू कश्मीर साथ ही लद्दाख तीनों खित्तों को मसावियाना तरक्की की राह पर गामजन करें। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 सीटें मिली हैं। आपका बहुत बहुत आभारी हूं, इसमें कोई शक नहीं है। ये पहला कदम है। दूसरा कदम सरकार बनाने का है और सरकार बनेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनेगी। और इसलिए हम सब इकट्ठे जुटना है, अपने इख्तलाफात भूल जाने हैं और हमारे साथियों को कामयाब करके हुकूमत में लाना है। हमने बहुत से अहम काम करने हैं। पहला काम, हिंदू मुस्लिम
सिख, ईसाई, बौद्ध सबको इकट्ठे करना है। ये जो आजकल एक चीज बन गई है कि धर्मों की लड़ाई लड़ी जा रही है, हमने ये धर्मों की लड़ाई बंद करनी है। हमारे लिए सब धर्म बराबर हैं, कोई फर्क नहीं। और हम समझते हैं वही हमारे वतन को भी बचाएगा, वही हमारे सारे हिंदुस्तान को बचाएगा। हमने तीनों खित्तों को, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख, अपनी खुद मुख्तारी देनी है। कोई ये महसूस न करे, रीजनल टर्म, कि कोई ये महसूस न करे कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। कश्मीर खा गया, जम्मू खा गया, लद्दाख खा गया, हम इसको बंद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जम्मू वालों को अपना हक मिले, हर एक हिस्से को हक मिले। जम्मू में, लद्दाख में हर एक हिस्से को हक मिले, कश्मीर में हर एक हिस्से को अलग हक मिले। कोई ये न कहे कि मुझे नहीं मिला। तीसरी चीज जो बहुत अहम है, हमने वतन को और भी मजबूत करना है, वतन के साथ जुड़ जाना है और अपने हक जो हमारे पास है 370 और 35A, उसकी हिफाजत करनी है। और वो हमारे लिए बहुत अहम है। हम वतन के सिपाही हैं, वतन के दुश्मन नहीं हैं। ये जो बार बार कहा जाता है ये तो आतंकवादी हैं, ये लोग हिंदुस्तानी नहीं है, उनको मैं कहना चाहता हूं हम उनसे ज्यादा हिंदुस्तानी हैं जो यहां रहकर हिंदुस्तान। जबकि रोज वर्कर्स पे हमला होता, मगर तब भी हम अपना रास्ता बदलना नहीं चाहते। हमारा रास्ता वतन के साथ है, वतन को हमारे साथ इंसाफ करना है। मैं इसीलिए प्रधानमंत्री को जहां मुबारक करता हूं, वहां प्रधानमंत्री से यह भी कहता हूं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख पे इंसाफ दीजिए, यहाँ के लोगों पे इंसाफ दीजिए। यहाँ गरीबी है, बदहाली है, बीमारी है, हमारे इंस्टीट्यूशंस की हालत देखिए क्या है। उनके लिए हमें भारी मदद चाहिए आपसे। हमारी एक ही सड़क है, उसका हाल देखिए। कितने दिनों यहाँ पे गाड़ियां बंद हो जाती हैं, वहां बंद हो जाती हैं, कितना नुकसान होता है मैं कह नहीं सकता आपसे। तरसते रहते हैं हम कि हमारे पास सब्जी पहुंचे, गोश्त पहुंचे, ये हालत है। इससे इनसे गुजारिश करूंगा कि इस सड़क को मेहरबानी करके जल्दी करें और उसके साथ साथ रेल फौरन कश्मीर पहुंचाएं। उससे एक तो इल्हाक मजबूत होगा, इत्तेफाक मजबूत होगा और कोई मुश्किल नहीं आएगी आगे। ये चीजें जरूरी। चांदनी चौक से कामयाब बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन ने अवाम का बेहद शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये न्यू इंडिया है और आने वाले दिनों में नई स्कीमों पर काम किया जाएगा। 2019 के नतीजे आ चुके हैं और बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। दिल्ली चांदनी चौक से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, और इस जीत के लिए क्या कहेंगे? जीत के लिए तो जनता जनार्दन का धन्यवाद है, हमारे देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं का धन्यवाद है, प्रधानमंत्री मोदी जी के अभूतपूर्व नेतृत्व को, उनकी योग्यता और क्षमता को धन्यवाद और प्रणाम है। और मैं समझता हूं कि जीत जो है वो हम सबको एक जिम्मेदारी दे रही है कि और ज़्यादा मेहनत के साथ, और ज़्यादा जिसे कहते हैं परिश्रम के साथ आने वाले न्यू इंडिया का निर्माण करना है, जो मोदी जी का सपना है। सर, आम आदमी पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही थी, लेकिन उनके जो कैंडिडेट थे उनकी जमानत भी जब्त हो गई है। मुझे तो पहले ही पता था कि वो तीसरे नंबर पे रहने वाले हैं, लेकिन जमानत जब्त होने की स्थिति आ गई है इसका आभास नहीं था। लेकिन ये तो मुझे नज़र आ रहा था कि आम आदमी पार्टी का अब कोई भविष्य नहीं है। सर, न्यू इंडिया की आपने बात की, तो अब चूंकि दोबारा सरकार बनने जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बनने वाले हैं, तो क्या कुछ नई योजनाएं रहेंगी, क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हर क्षेत्र में इतने ढेर सारे काम किए हैं, इतनी योजनाएं बनाई हैं, प्रधानमंत्री जी ने हर एक योजना को इम्प्लीमेंट किया है, उसके करोड़ों लाभार्थी हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो 5-6 साल में कंप्लीट हो गए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो आने वाले वर्षों में पूरे होने हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी नए सिरे से नींव रखी जाएगी।
अब 5 साल में प्रॉब्लम्स की डायग्नोसिस हो गई है, गड्ढे जैसा वो स्वयं प्रधानमंत्री कहते हैं भर लिए गए हैं, फाउंडेशन नींव तैयार है, अब उसके ऊपर इमारत बनानी है। बस एक छोटा सा प्रश्न और है सर, आने वाले समय में दिल्ली विधानसभा के भी चुनाव आने हैं, जिस तरीके के हालात इन दिनों आम आदमी पार्टी की देखने के लिए मिले हैं, तो अब आगे किस तरीके की तस्वीर देख रहे हैं? मुझे तो तस्वीर स्पष्ट दिख रही है, और ये मुझे इसलिए दिख रही है क्योंकि जनता ने दिखा दी है, और लोगों को इस बात का आभास हो गया है कि जिस पार्टी को इतना बहुमत दिया उसने कोई काम नहीं किया, 4.5 साल टाइम वेस्ट किया। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन, जिन्होंने जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का सफाया हुआ है, आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की विदाई भी तय है। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी ने कहा कि इस हार से वो भी हैरान है। साथ ही राज बब्बर के इस्तीफे की खबरों को उन्होंने अफवाह करार दिया। प्रमोद तिवारी से खास बातचीत की हमारी साथी रंजीता ने। प्रमोद तिवारी हमारे साथ है बात करने के लिए। प्रमोद जी, पूरी हार जो है 2014 में जिस तरह की हार हुई, 2019 उस हार को फिर से दोहराया आप लोगों ने, इस पूरी हार को किस तरह से देखते हैं? देखिए, 2019 के चुनाव परिणाम के बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी खुद उन्होंने फुल फ्लैश प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फुल फ्लैश, और उसमें साफ कहा है कि इस पर हम विचार करेंगे, वर्किंग कमेटी भी जाएंगे और जो आवश्यक होगा विश्लेषण करेंगे और फिर उसके बाद आप लोगों के बीच में सार्वजनिक करेंगे। हम भी इस हार से क्षुब्ध और आश्चर्यचकित हैं, इतनी मैं कह सकता हूं। जो कुछ राहुल गांधी जी ने कह दिया है वही कांग्रेस का स्टैंड है। सर, राज बब्बर के इस्तीफे की बात आ रही है, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है, क्या इस तरह की कोई खबर है? ये एक अफवाह उड़ी थी। मेरी खुद बात हुई राज बब्बर जी से, उनका ट्वीट भी आ गया है इस संदर्भ में, कहीं इस्तीफे का कोई जिक्र नहीं है। तो ये वो हटेंगे, ये आएंगे, तो ये गॉसिप शुरू हो गई और इसे सिर्फ गॉसिप ही तक रहने दें, अफवाह ही रहने दें, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हार की जिम्मेदारी किसकी बनती है? मैंने इस सवाल का जवाब दिया आपको। कल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष ने जो कहा है वही कांग्रेस का अधिकृत बयान है। धन्यवाद। कैमरा पर्सन हनु के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। 23 मुस्लिम उम्मीदवार पार्लियामेंट पहुंचे थे और 2019 के लोकसभा इंतखाबात में इस तादाद में इजाफा हुआ है। फातेह मुस्लिम उम्मीदवारों में समाजवादी पार्टी के आजम खान और MIM के असदुद्दीन अवैसी भी शामिल हैं, जो कि अपनी शोला बयान तकरीरों के लिए जाने जाते हैं। 2014 के मुकाबले इस बार मुल्क भर से जीतकर पार्लियामेंट पहुंचने वाले मुस्लिम उम्मीदवारों की तादाद में इजाफा हुआ है। 2014 में 23 मुस्लिम उम्मीदवार पार्लियामेंट पहुंचने में कामयाब हुए थे, जबकि इस बार इनकी तादाद बढ़कर 27 हो गई है, यानी 4 उम्मीदवारों का इजाफा हुआ है। MIM ने महाराष्ट्र में अपना खाता खोला, औरंगाबाद से इम्तियाज जलील कामयाब हुए। उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल से सबसे ज्यादा उम्मीदवार चुनकर पार्लियामेंट पहुंचे हैं। 17वीं लोकसभा में पहुंचने वाले कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनसे ये उम्मीद की जा सकती है कि ये लीडरान पार्लियामेंट में मुसलमानों के मसाइल को उठाएंगे। आइए एक नजर डालते हैं मुल्क भर से फातेह मुस्लिम उम्मीदवारों पर। बारपेटा से कांग्रेस के उम्मीदवार अब्दुल खालिक ने जीत दर्ज की। आसाम डुबरी से AIUDF के बदरुद्दीन अजमल कामयाब हुए। खगड़िया से LJP लीडर चौधरी महबूब अली पार्लियामेंट पहुंचने में कामयाब रहे। किशनगंज से कांग्रेस लीडर डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने कामयाबी दर्ज की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से JKNC के हसनैन मसूदी पार्लियामेंट पहुंचने में कामयाब रहे। बारामूला से JKNC के मोहम्मद अकबर लोन भी पार्लियामेंट में पहुंचने में कामयाब हुए। श्रीनगर से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर जीत दर्ज की। अलापुजा से CPIM लीडर AM आरिफ जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। पुरानी से IUML के लीडर ET बशीर पार्लियामेंट पहुंचने में कामयाब रहे। मलापुरम से IUML के PK कन्हल्ली कट्टी भी पार्लियामेंट पहुंचने में कामयाब रहे।
लक्षद्वीप से एनसीपी लीडर मोहम्मद फैजल ने कामयाबी दर्ज की। औरंगाबाद से एमआईएम लीडर इम्तियाज जलील भी पार्लियामेंट पहुंचने में कामयाब रहे। फरीदकोट पंजाब से कांग्रेस लीडर मोहम्मद सादिक ने भी कामयाबी दर्ज की। नवाज कानी ने रामंतापुर से अपनी जीत दर्ज कराई। हैदराबाद से एमआईएम लीडर असदुद्दीन अवैसी एक बार फिर पार्लियामेंट पहुंचने में कामयाब रहे। बीएसपी ने अमरोहा से कुंवर दानिश को टिकट दिया था। कुंवर दानिश अली भी पार्लियामेंट पहुंचने में कामयाब रहे। वहीं गाजीपुर उत्तर प्रदेश से बीएसपी की टिकट पर किस्मत आजमाने वाले अफजाल अंसारी को भी शानदार जीत हासिल हुई। मुरादाबाद से एसपी लीडर डॉक्टर एसटी हसन ने कामयाबी दर्ज की। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद आजम खान ने रामपुर से जबरदस्त जीत दर्ज की। सहारनपुर से बीएसपी लीडर हाजी फजलुर रहमान पार्लियामेंट पहुंचने में कामयाब रहे। संभल से शफीकुर रहमान बर्क एसपी के टिकट पर कामयाब हुए। मगरबी बंगाल के आरामपुरा से टीएमसी लीडर आफरीन अली पार्लियामेंट पहुंचने में कामयाब रहीं। बशीरहाट से टीएमसी ने नुसरत जहां को टिकट दिया था, वो भी पार्लियामेंट पहुंचने में कामयाब रहीं। जहांगीपुरा से टीएमसी उम्मीदवार खलीलुर रहमान भी पार्लियामेंट पहुंचने में कामयाब रहे। मालदा जुनूब से कांग्रेस उम्मीदवार अबू हाशिम खान ने शानदार कामयाबी दर्ज की। मुशीराबाद से टीएमसी उम्मीदवार अबू ताहिर खान को कामयाबी मिली, जबकि अलुबेरिया से टीएमसी लीडर साजिदा अहमद ने शानदार कामयाबी दर्ज की। मुझे लगता है इस बार मुसलमानों ने बहुत समझदारी के साथ वोट किया है और जो उनका उम्मीदवार जीत सकता था उसकी तरफ गए हैं। खासतौर से आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने जिन सांसदों को जिताया है वो जो है या तो समाजवादी पार्टी से हैं या बहुजन समाज पार्टी से हैं, यानी कि वो गठबंधन से हैं। उन्होंने कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनकी तरफ देखा नहीं है। एक और चीज़ जो नज़र आती है, 6 सांसद जो हैं वो पश्चिमी बंगाल से भी आ रहे हैं, ये भी अपने आप में एक नई बात है। और उसके अलावा हम देख रहे हैं कि मुसलमानों ने जो है आप देखेंगे पंजाब से भी एक जो है सांसद दिया है। और सबसे नया जो है आप देखेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सांसद जो है इम्तियाज जलील जो है औरंगाबाद से 40 साल के बाद जीते हैं। उन्होंने समझदारी से वोट दिया है। अब देखना यह है कि ये सांसद जो है संसद में जाके मुसलमानों की बात रख पाते हैं या वही कुछ करते हैं जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है। बहरहाल इंतखाबात की गहमा गहमी खत्म हो गई और इंतजार है हुकूमत साजी का। एक तरफ वजीर आजम ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा एक बार फिर बुलंद किया है, वहीं अक़लियत भी पुरुम्मीद है कि हुकूमत इनके मसाइल की तरफ ध्यान देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और वहीं हैदराबाद हल्का पार्लियामेंट से एमआईएम ने शानदार कामयाबी हासिल करते हुए तारीख रकम की। असदुद्दीन अवैसी ने 4 मरतबा लगातार हैदराबाद हल्का पार्लियामेंट से कामयाबी हासिल की और दूसरी जानिब महाराष्ट्र के हल्का पार्लियामेंट औरंगाबाद से भी एमआईएम के उम्मीदवार इम्तियाज जलील ने अपनी कामयाबी दर्ज करवाई। असदुद्दीन अवैसी ने 2,78,000 से ज्यादा वोटों से कामयाबी हासिल की है। खास रिपोर्ट। लोकसभा हैदराबाद से एमआईएम सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने चौथी मरतबा शानदार कामयाबी हासिल की। असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का लोकसभा हैदराबाद से 2,82,186 वोटों की अक्सरियत से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर भगवंत राव को शिकस्त दे दी। भारी अक्सरियत से कामयाबी के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद की अवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि अवाम ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरा करेंगे। नुमाइंदगी और खिदमत करने का मौका मुझे मिला। मैं इस मौके पर तमाम हैदराबाद पार्लिमानी हलक़े के राय दहिंदगान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया। गो अगर पोलिंग परसेंटेज में इजाफा होता तो इसमें और हमारी इत्मीनान में इजाफा होता। मैं फिर भी तमाम उन हजरात का जिन्होंने इस इलेक्शन में निकल कर वोट डाला उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हुक्मरान जमात को भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल हुई है, हम उन्हें चैन से नहीं बैठने देंगे। बेरोजगारी, महंगाई का मसला उठाते रहेंगे। यकीनन बहैसियत एक रुकने पार्लियामान की मेरी पूरी कोशिश होगी, जिम्मेदारी होगी कि हमारी जमहूरियत को मजबूत करने के लिए और ख़ास तौर से हमारे आइन को जिस पर हमले किए जा रहे हैं और ख़दशात हैं कि हमारे आइन को भी कमज़ोर किया जा सकता है, तो इसलिए हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारे आइन का तहफ़्फ़ुज़ हो, हमारे जमहूरियत के जो इदारे हैं उनको मजबूत किया जाए
मजलिस के एक और उम्मीदवार इम्तियाज जलील ने महाराष्ट्र के लोकसभा हल्के औरंगाबाद से कामयाबी हासिल की है। उन्होंने शिवसेना के 4 मर्तबा रुकने पार्लियामेंट रहे चंद्रकांत खेरे को शिकस्त दे दी। बरसों की मेहनत के बाद मरहूम क़ायद सालार मिल्लत ने 84 में 5000 की मेजॉरिटी से हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर कामयाबी हासिल की और आज औरंगाबाद में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब इम्तियाज जलील साहब ने 6500 की मेजॉरिटी से औरंगाबाद के रुकने पार्लियामान मुंतखब हुए। ये हमारी जमात की तारीख़ में मैं समझता हूँ एक नया मोड़ है और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि जनाब इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद की आवाम की सही तरीक़े से और पूरे अखलास के साथ खिदमत करेंगे। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सेक्युलर पार्टियां बीजेपी की कामयाबी को रोकने में नाकाम हो गई है। उन्होंने दीगर रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात में भी हिस्सा लेने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।